हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ट्रू आई एस एंड पी सी एस में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली हमारा काइंड ऑफ ये एक लास्ट लेक्चर है स्टेट लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में से। अगर ओवरऑल पार्लियामेंट की सीरीज़ की बात करें तो एक लेक्चर और बनेगा जिसमें हमें कुछ बात करनी पड़ेगी सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। एडिशनली दे रखा है हमें ये टॉपिक तंग करने को थोड़ा सा मीन्स ओरिएंटेड। लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से हमने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में डिस्कशन करी है, एक प्रकार से हम लोगों को स्टेट लेजिस्लेचर की प्रिविलेज के बारे में भी जानना चाहिए। तो जो प्रिविलेजेस हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, ये सेम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की तरह ही हैं। देखो, ऐसा तो नहीं है ना मयूर के सिर्फ पार्लियामेंट की मर्यादा का ही, उसकी शान का ही हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर पर्सन एमपी है पार्लियामेंट्री लेवल पे, या फिर वो अगर एमएलए है और एमएलसी है स्टेट लेवल पर, स्टेट लेजिस्लेचर का वो पार्ट है। स्टेट लेजिस्लेचर एज अ हाउस, यानी कि विधानसभा एंड विधान परिषद हाउसेस की भी तो कुछ ना कुछ मर्यादा होती है। अगर आप उनके मेंबर हो, एमएलए हो या एमएलसी हो, वहाँ पर भी तो आपको अपनी पोस्ट का ध्यान रखना है। हाउस के डेकोरम को भंग नहीं होने दे रहा है। ये सब चीज़ें वहाँ पर भी आपको ध्यान रखनी है कि नहीं रखनी है। तो जो प्रिविलेजेस होती हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, दे आर सम ऑफ स्पेशल राइट्स, कुछ इम्यूनिटीज़ एंड कुछ एग्जेम्पशन जो कि एंजॉय करे जाते हैं हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। हाउसेज तब जब देर इज अ नेचर ऑफ बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर, एंड सिंगल हाउस यानी कि विधानसभा तब जब देर इज अ नेचर ऑफ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, उनकी कमिटीज़ के द्वारा एंड उनके मेंबर्स के द्वारा। सिंपल सी बात है, मेंबर्स अगर बात हो रही है विधानसभा की तो मेंबर्स होंगे एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर बात हो रही है विधान परिषद की तो मेंबर होंगे एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो दे आर नेसेसरी। क्यों है ये प्रिविलेजेस नेसेसरी? ताकि जो एक्शंस हैं मेंबर्स के, उनके कमिटीज़ के, वो लोग स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। हाउसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट रूप से डिसीजन ले सकें, और हाउसेस एक हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिखें कि देखने वाले को ये लगे कि हाँ, वो इफेक्टिव रूप से काम कर रहे हैं इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, अगर ये प्रिविलेज ना हो तो राइटर हमें ये कह रहे हैं कि जो हाउसेस हैं स्टेट लेवल पर, जस्ट लाइक पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की तरह, वो अपनी अथॉरिटी को, डिग्निटी को और ऑनर को मेंटेन नहीं कर सकते, ना ही वो अपने मेंबर्स को फिर उसके बाद वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एनी ऑब्स्ट्रक्शन, जब वो अपनी लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, यानी कि बीइंग अ एमएलए या फिर बीइंग अ एमएलसी, अगर इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो अगर निभा रहे हैं तो एज लॉ मेकर्स। ठीक है, जो संविधान है उसने जो प्रिविलेज की जो बात है वैसे तो पार्लियामेंट्री लेवल पर करना शुरू करी थी उसने, लेकिन राइटर हमें बता रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर के कंटेक्स्ट में भी इन प्रिविलेजेस के टॉपिक को एक्सटेंड करा गया है संविधान के द्वारा उन पर्सन्स के लिए भी जो कि सिर्फ एमएलए और एमएलसी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग भी हु आर एंटाइटल्ड टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर उसकी किसी भी कमेटी के अंदर। ठीक है, यानी कि आप इनको आउटसाइडर्स भी बोल सकते हो, श्रेया, है ना, हमने पढ़ा था ना पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में। लेकिन ये प्रिविलेजेस इनके लिए भी लागू होती हैं। अब ये लोग कौन होते हैं ऐसे लोग? ये होते हैं एक तो स्टेट मिनिस्टर्स। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कोई पर्सन पहले मिनिस्टर बन सकता है अगर वो एमएलए या एमएलसी ना भी हो तो? हाँ कि ना? यस। एंड जैसा कि हमने पार्लियामेंट्री लेवल पर पढ़ा था, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और यहाँ पर कौन होता है? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, बताया था ना मैंने। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन यहाँ पर ज़रूरी है। राइटर कह रहा है कि जो प्रिविलेजेस होती हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, दे डू नॉट एक्सटेंड टू द गवर्नर, जो कि इंटीग्रल पार्ट होता है स्टेट लेजिस्लेचर का। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एक्सटेंड होती है प्रेसिडेंट तक, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का? भूल गए? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको। ये देखो, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डू नॉट एक्सटेंड टू द प्रेसिडेंट हु इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, उसके बाद जो प्रिविलेजेस होती हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, हम लोग उनको डिफाइन कर सकते हैं दो ब्रॉड कैटेगरी के अंदर। एक तो वो स्टेट लेजिस्लेचर की प्रिविलेजेस जो कलेक्टिव तरीके से देखी जाती है, एंड दूसरी विच आर एंजॉयड बाय द मेंबर्स इंडिविजुअली। अब यहां पर या तो वो एमएलए हो या वो एमएलसी हो,
95% केसेस के अंदर कौन सा मेंबर देखने को मिलता है हमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में? एमएलए। सबसे पहले बात करते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस की। ये बिल्कुल सेम ही है पार्लियामेंट्री कलेक्टिव प्रिविलेजेस की तरह, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए देख लेते हैं। नंबर 1, हाउसेस के पास यहाँ पर एक प्रिविलेज होती है दैट इज इट हैज़ द राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट्स, डिबेट्स, प्रोसीडिंग्स, एंड वो प्रोहिबिट भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं दूसरों को फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम, अगर वो कोई टॉपिक बहुत गंभीर है या फिर बहुत सीरियस है। लेकिन इसके कंटेक्स्ट में हमें एक चीज़ जाननी चाहिए, सेम वही चीज़ कि 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने प्रेस के फ्रीडम को रिस्टोर करा था, और ये बोला गया था अगर जो प्रेस है वो ट्रू रिपोर्ट पब्लिश कर रही है किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर की, स्टेट लेजिस्लेचर के अलावा क्या बोला गया था इसके अंदर, पार्लियामेंट के किसी भी हाउसेस की भी, है ना, तो उसको इनकी प्रायर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हाउस की सीक्रेट सिटिंग कोई हुई है ना, तो वहाँ पर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आप मतलब मैं जो कह रहा हूँ आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, यहाँ पर आपकी बात मैं किसको कर रहा हूँ, प्रेस को, ठीक है, प्रेस को वहाँ पर परमिशन लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद जो हाउस है विधानसभा या विधान परिषद, वो एक्सक्लूड कर सकते हैं किसी भी स्ट्रेंजर को उनकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने से, एंड सीक्रेट सिटिंग भी वो होल्ड कर सकते हैं किसी इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए। उसके बाद दोनों हाउसेस जो हैं राज्यों के लेवल पर, वो अपने खुद के रूल्स बना सकते हैं, अपने प्रोसीजर खुद भी बना सकते हैं अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, एंड कोई भी मैटर जो उनके सामने आता है उसके ऊपर चर्चा किस प्रकार से होगी इसके लिए वो देख रेख कर सकते हैं। वो अपने मेंबर्स को पनिश कर सकते हैं एज वेल एज आउटसाइडर्स को, अगर किसी ने प्रिविलेजेस का ब्रीच करा है या फिर कंटेम्प्ट करा है। कैसे? रेप्रीमेंट। अब जल्दी फटाफट मुझे मतलब बता दो इसका। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा विधानसभा या विधान परिषद के अंदर, रेप्रीमेंट जब वो कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो डांट लगा रहा है, फटकार लगा रहा है। अगर वो एडमोनिशन कर रहा है तो क्या कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, ठीक है। और जेल भेज रहा है तो उसके साथ साथ क्या कर सकता है, जेल भेजने से इमीडिएटली पहले या तो मेंबर को सबसे पहले सस्पेंड कर दे या तो एक्सपेल कर दे, ठीक है। सस्पेंशन में क्या वो एमएलए या एमएलसी रहेगा? रहेगा। एक्सपल्शन में नहीं। उसके बाद अगर कोई भी मेंबर किसी भी हाउस का विधानसभा से एमएलए और विधान परिषद से एमएलसी, अगर देश में किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में, मीडिया के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एक रोटेट हो रही है कि उस हाउस के मेंबर का अरेस्ट होना है, डिटेंशन होनी है, कन्विक्शन होना है, जेल जाना है उसको, या वो रिहा होने वाला जेल से, इस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले तो नहीं कहेंगे लेकिन जल्द से जल्द हाउस रिसीव कर सके, पूरा मुद्दा क्या है, क्या चल रहा है, इसको संज्ञान में ले सके, ठीक है। तो यहां पर हाउस के पास ये वाली पावर है, ठीक है। उसके बाद हाउस जो है विधानसभा या विधान परिषद, वो जो इंक्वायरीज हैं उसको कंडक्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, एंड वो ऑर्डर कर सकते हैं कि कोई भी जो विटनेसेस हों, कोई भी पेपर्स हों, रिकॉर्ड्स हों, उनके पास फ्लोर ऑफ द हाउस पे सबसे पहले वो प्रेजेंट करे जाएं जो कि किसी भी मुद्दे के लिए रेलिवेंट हो। सेम वही चीज़ है, आपको कोई नया तो लगा नहीं होगा जैद सुनने से, है ना, सेम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वाली बात चल रही है। उसके बाद देश में कोई भी कोर्ट हो, हाउस या उसकी कमिटी, विधानसभा या विधान परिषद हो या फिर विधानसभा या विधान परिषद की कोई भी कमिटी हो, उसकी प्रोसीडिंग्स क्या चल रही हैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार की इंक्वायरी करना या कुछ भी करना, इस चीज से कोर्ट जो है वो दूर दूर तक इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब उनके पास पावर नहीं है। यानी कि विधानसभा विधान परिषद में क्या क्या चल रहा है, कौन सा बिल आ रहा है, क्या आ रहा है, इस चीज़ को लेकर कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक इंटरप्रिटेशन आप लोगों से जाननी है, ठीक है। मान लिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कर सकते, सिविल कोर्ट नहीं कर सकते, हाई कोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता? क्या सुप्रीम कोर्ट भी प्रोहिबिटेड है क्या? वो इंक्वायरी नहीं कंडक्ट कर सकता विधानसभा और विधान परिषद की प्रोसीडिंग से रिलेटेड? बताओ। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या मानू क्या है, ये प्रोहिबिशन के अंदर मानू कि नहीं मानू? सुप्रीम कोर्ट भी प्रोहिबिटेड है। एक बात ध्यान से सुन लो, ये राज्यों के लेवल की बात हो रही है, पार्लियामेंट नहीं है।
क्या होती होगी, क्या मतलब होता है? हाँ तब भी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज प्रोहिबिटेड, यस, सारे कोर्ट, ठीक है। अगर क्योंकि अगर ऐसा कोई एक्सेप्शन होता तो यहाँ दे रखा होता, ठीक है। उसके बाद नो पर्सन ईदर अ मेंबर और अ आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड, या कोई भी लीगल प्रोसेस हो, चाहे वो सिविल हो क्रिमिनल हो, हाउस के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन के बिना उसको ना अरेस्ट करा जा सकता है, ना उसको पकड़ के वहाँ से लेकर जाया जा सकता है, या फिर उसको पेश होने के लिए बोला जा सकता है। सबसे पहले क्या चाहिए होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन चाहिए होती है। विधानसभा के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन? स्पीकर। एंड विधान परिषद के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन? कौन? चेयरमैन, ठीक है। फिर बात होती है इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की। अच्छा एक बात और बता दूं, ये जो कलेक्टिव प्रिविलेजेस है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हर एक राज्य के, अब कोई विधानसभा, कोई ऐसा तो होता नहीं है कि विधानसभा सारे के सारे राज्यों की एक सिमिलर एक स्ट्रक्चर में वर्क करती हो। हर एक राज्य के विधानसभा के रूल्स एंड हर एक राज्यों में जहां पर विधान परिषद है उनके रूल्स में ये डिफाइंड होता है कलेक्टिव प्रिविलेजेस का क्राइटेरिया। बात करें अगर हम लोग इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की, नंबर 1, जो एमएलए हैं या जो एमएलसी हैं उनको अरेस्ट नहीं करा जा सकता ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, उस सेशन के 40 दिन स्टार्ट होने से पहले, एंड जब वो सेशन खत्म हो गया उसके 40 दिन बाद तक, ठीक है। सेम है ना ये चीज पार्लियामेंटेरियंस के लिए, एमपीज के लिए। लेकिन ये जो प्रिविलेज है ये सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस में है, क्रिमिनल केसेस या फिर प्रिवेंटेड डिटेंशन के केसेस में ऐसा कुछ नहीं है, तो करा जा सकता है। लेकिन बस अरेस्ट करने से पहले किसको बोला जाएगा एक बार के लिए, परमिशन कौन दे देगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो मयूर डिपेंड करता है कि विधान परिषद जो चेयरमैन, विधानसभा है तो स्पीकर, ठीक है। अच्छा मुझे क्या बताओ, ये जो प्रिविलेज है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रिमिनल केसेस के अंदर नहीं आती, और ये जो है क्या ये एमपीज को मिलती है वाली प्रिविलेज कि क्रिमिनल केस अगर एमपी के खिलाफ हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस हो तो भी नहीं आना पड़ेगा? नहीं नहीं, यहाँ पर तो इसको बोल दिया गया कि ना ऐसा कोई इम्यूनिटी नहीं है क्रिमिनल केसेस में और प्रिवेंटिव डिटेंशन में। एमपीज को होती है क्या इम्यूनिटी कि 40 दिन तक अगर क्रिमिनल केस भी लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक ना हो? ये ऑब्वियस ही बात नहीं, सोच के देखो ना श्रेया, अगर एमपी बन गए तो मतलब कुछ भी गुना कर बैठोगे क्या, है ना? उसके बाद इसका मतलब ज्यादा ऐसा नहीं है कि फिर हर कोई बंदा ये टारगेट करने लगे यार एमपी बन जाते हैं अब तो 40 दिन तक मर्डर वर्डर भी करता तब भी कोई सुनवाई नहीं, ठीक है। उसके बाद दे हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। कोई भी जो मेंबर है, शी और ही इज नॉट लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड, या फिर अगर उसने कोई भी जो वोट दिया है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, विधानसभा विधान परिषद पे, उसने कोई भी चीज जो बकी है कोई भी कोर्ट में उसके खिलाफ कोई पेशी या सुनवाई नहीं हो सकती। हाँ एक बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको दिया गया, इसका मतलब ये भी नहीं कि आपके कोई भी भाषण देश में दंगे करवा दे या राज्य की जो व्यवस्था है उसको चरमरा दें, उसके अंदर उत्पात मचा दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये जो फ्रीडम है इट इज सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउस के जो भी रूल्स होते हैं, जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से पूरा का जो प्रोसीजर होता है विधानसभा विधान परिषद का, उसके दायरे के अंदर आपकी स्पीच आनी चाहिए। नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी बोलते चलो, किसी एक कम्युनिटी या धर्म के लोगों की भावना को आहत कर दिया, दंगे मच गए वहां पर। तो आर्टिकल 211 जो संविधान का है वो ये कहता है, नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। कौन सी चीजें नहीं डिस्कस करी जा सकती? किसी भी कोई भी एक जज है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, उसने अपनी ड्यूटी कैसे परफॉर्म करी, कैसे नहीं करी, कितने अच्छे से उसने सुनवाई दी, कितने नहीं दी, कितना अच्छा वो जज साबित हुआ नहीं हुआ, ये उस कोर्ट के रिस्पेक्टिव जजेस, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, खुद देख लेंगे। इनका काम नहीं है ये पंचायतें रचाना है यहाँ पर। तो अंडर द रूल्स ऑफ द हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि विधानसभा के रूल्स के अंदर या फिर विधान परिषद के रूल्स के अंदर, अगर विधान परिषद है अगर उस राज्य के अंदर, तो आप वहां पर अनपार्लियामेंटेरी लैंग्वेज या कंडक्ट जो है मेंबर का, पहली बात है लैंग्वेज आप यूज नहीं कर सकते, या फिर अनपार्लियामेंटेरी तरीके से आप वहां पर बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि इसको फिर ब्रीच माना जाएगा। मैंने बताया ना
कि राज्य के अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या आपकी किसी स्पीच की वजह से कम्युनिटीज़ या रिलीजियस दंगे अगर होने लग गए, कम्युनिटीज़ के बीच में अगर भिड़प होने लग गई, तो वो चीज़ फिर गलत है, वो आपका ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के अंदर आएगा, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के अंदर वो केस माना जाएगा। उसके अलावा जो मेंबर्स हैं एमएलए या एमएलसी, दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरी सर्विस। वो रिफ्यूज कर सकते हैं टू गिव एविडेंस एंड अपीयर एज विटनेस इन अ केस पेंडिंग इन अ कोर्ट, जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में हो, सिर्फ तब। कंडीशन सिर्फ तब है। अब ऐसा नहीं कि सिविल केस चल रहा है या कोई भी चीज़ चल रही है और वो बोल रहे कि नहीं हम तो नहीं आएंगे। और ये भी चीज़ जो है ना, ये सिर्फ सिविल केस के अंदर है। क्रिमिनल केस के अंदर क्या वो ऐसा बोल सकते हैं? बताओ कि लेजिस्लेचर सेशन में अभी तो नहीं आ सकते हम, बताओ। या प्रिवेंटेड डिटेंशन का अगर केस हो जाए तो बोलो, वो रिफ्यूज कर सकते हैं कि हम तो नहीं आ रहे, अपीयर नहीं हो रहे विटनेस की तरह पर। एक एमएलए है, उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है कि उसने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया कहीं, तो वो ये कहेगा कि अभी तो सर बजट सेशन चल रहा है, अभी तो नहीं आ पाऊंगा, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है। तो दोस्तों फाइनली कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक एक शब्द को खोद खोद कर हमने इसके ऊपर डिस्कशन करी। काफ़ी अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने ये जो स्टेट लेजिस्लेचर वाला ये जो चैप्टर है इसको देखा। ठीक है। एंड ये चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ। अब हमें सिर्फ एक आस्पेक्ट देखना है जो कि पार्लियामेंट के चैप्टर के अंदर गिवन है, एक टॉपिक, वो है सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड। ठीक है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर वाला ये जो हमारा चैप्टर है पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 33। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगले लेक्चर में बात करेंगे ये जो हमारी पार्लियामेंट की जो कंबाइंड सीरीज है उसके लास्ट टॉपिक के बारे में, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का अस्तित्व क्या है, क्या सच में वो इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सकता है, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के कंपैरिजन में क्या वो कोई भिखमंगा ऑर्गन तो नहीं है, क्या हम जो बोलते हैं कि तीनों ऑर्गन्स इंडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट तो है लेकिन इंडिपेंडेंट है, तो क्या ये स्वतंत्र है सच में, या फिर इसको भीख मांगनी पड़ती है, गुलामी करनी पड़ती है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के सामने इसकी पावर कम है। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।